हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हनी वॉइस पर। शादी में कुछ दिन बाकी थे और मुझे रोज़ाना पैगामात मिल रहे थे कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं, वरना मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये धमकी थी या कुछ और, मैंने सीरियसली नहीं लिया और शादी की पहली ही रात जब मैंने अपने पति को चोरी चुपके किसी से बात करते देखा तो मैं बहुत ही परेशानी में पड़ गई। और जैसे ही मेरा पति वॉशरूम में गया तो मैंने उसका फ़ोन चेक किया और मैसेज पढ़कर मेरे होश उड़ गए। मैं अपनी नाइटी में ही फ़ौरन कमरे से बाहर भागी क्योंकि मेरा पति मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे और मैं इस हवाले से बहुत ही परजोश पर थी और तैयारियों में मगन थी। लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही एक दिन मैं अपनी मेहंदी का ड्रेस लेने मार्केट में गई तो कोई मेरे करीब से गुज़र कर गया था और जाते जाते मेरे हाथ में एक कागज़ थमा दिया। मैं उस हरकत के लिए तैयार नहीं थी, मैं चौंक कर रह गई और जब तक पीछे मुड़कर देखा तो वो जो कोई भी था गायब हो चुका था। मैंने उसका कागज़ को खोल कर देखा तो उस पर लिखा हुआ था, ये शादी मत करो वरना नुकसान की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। मुझे एकदम से ही खौफ का एहसास हुआ कि ये कौन था और ये मुझे क्यों इस तरह की बात कही जा रही थी। मैं अपनी दोस्त के साथ मार्केट आई थी। उसने मेरी ज़र रंगत देखी तो मुझसे सबब पूछा। मैंने वो कागज़ उसके सामने कर दिया। वो पढ़कर एक लम्हे को चुप रह गई, फिर दूसरे ही लम्हे हंसने लगी। फिर मुझे कहने लगी, तुम पागल हो गई हो। आजकल इस तरह के प्रैंक बहुत ही आम हो गए हैं, ये किसी ने बस मजाक किया है। मैंने उलझती हुई पूछा, लेकिन उसको कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है। तो मेरी दोस्त कहने लगी, तुम्हें पता तो है इस मार्केट में स्पेशल दुल्हने वाले लिबास ही है, तो जो कोई भी यहाँ होगा जाहिर है वो अपनी शादी की शॉपिंग के सिलसिले में ही आया होगा। तो बस किसी ने तुम्हारे साथ ये मजाक ही किया है। तुम सर पर सवार मत करो। मेरा ख्याल था कि वो ठीक कह रही है, शायद किसी ने प्रैंक किया था। खैर मैंने वो कागज़ वहीं पर फेंक दिया और अपनी शादी की तैयारियां करने लगी। मैं भूल चुकी थी कि किसी ने मुझसे शादी से मना किया था। मेरी मेहंदी की रात थी जब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। कोई मुझे कह रहा था कि तुम्हें मना भी किया था कि शादी मत करो, लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं मानी और अब इस नतीजे की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। जाने क्यों मगर मेरे दिमाग बार बार उमर की तरफ जा रहा था कि हो ना हो ये उसी का काम है। वही नहीं चाहता था कि मेरी शादी हो और अब ज़रूर वही ये साजिश कर रहा है ताकि मैं डर के इस शादी से इनकार कर दूँ। उमर मेरी मौसी का लड़का था और मुझे बचपन से ही पसंद करता था और मुझसे शादी करना चाहता था। यहाँ तक कि मौसी ने तो रिश्ता भी मांग लिया था। अगर मुझे रज़ा से मोहब्बत ना होती तो मैं कभी भी इसको मना न करती। उमर एक अच्छा लड़का था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी हरकत करेगा, लेकिन मैं यही सोचने पर मजबूर थी कि मेरी शादी से अगर कोई नाखुश था तो वो वही था। तो हो सकता है ये उसी का काम हो। मेरा दिल तो चाहा कि मैं उसी वक्त उसके पास जाऊं और इस बात का जिक्र करूं, लेकिन फिर सोचा कि कोई बात नहीं, जहां इतना सब्र किया है वहां एक दिन और सही। कल वैसे भी मेरी बारात आ ही जानी है, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उस शहर से दूर चली जाऊंगी। इसी वक्त रज़ा की कॉल आने लगी। वो चाहता था कि मैं उसे वीडियो कॉल करके दिखाऊं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बहुत ही शर्माने लगी। मैंने आज तक उससे वीडियो कॉल नहीं की थी। इस वक्त भी मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि अब कॉल ही मुलाकात होगी और फ़ोन बंद करके साइड पर रख दिया और जाकर स्टेज पर बैठ गई। मेरा दिमाग मुसलसल इसी सोच में मगन था कि आखिर उस फ़ोन कॉल और उस फ़ोन कागज़ पर लिखा अल्फाज का क्या मतलब हो सकता है। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि रज़ा गलत इंसान हो सकता है। मेरे माँ बाप ने फिर हर लिहाजे से सब कुछ ठीक से जांच की थी। आग बंद करके मेरा रिश्ता नहीं तय कर दिया था, इसलिए मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बारात के लिए मैं शहर के मशहूर ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई थी। सभी कह रहे थे कि आज तो मैं बिजली गिरा रही हूँ और मेरा पति मुझे देखकर अपने होश हवास खो बैठेगा और मेरा गुलाम बन जाएगा और मैं ये तसव्वुर सुनकर बहुत ही खुश हो रही थी।
अब तो बस बेचैनी से यही इंतज़ार था कि कब बारात आए और कब मैं रज़ा की दुल्हन बनकर इस घर के आंगन में जाऊँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल बार बार मुझे कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था और मैं बस यही चाहती थी कि ये शादी खैरियत से हो जाए, इसमें कोई रुकावट ना आए। जब तक बारात नहीं आई, निकाह नहीं हो गया, मेरा दिल सुकून से नहीं बैठ रहा था और मैंने उमर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। एक लम्हे के लिए मुझे उस पर तरस भी आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो हरकत उसने की है मुझे उस पर गुस्सा आना चाहिए, ना कि हमदर्दी। मैं रज़ा के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई और हमारी बारात वापसी के रास्ते पर गुमजान हो गई। गाड़ी में सिर्फ हम दोनों ही थे। रज़ा के माँ बाप और बाकी रिश्तेदार दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। गाड़ी रज़ा ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर के बाद रज़ा के मोबाइल पर बेल बजी तो मैंने सोचा कि वो तो ड्राइविंग कर रहे हैं तो मैं ही उठा लेती हूँ। ये सोचकर अभी मैंने उसके मोबाइल को हाथ लगाया ही था कि उसने एकदम से मेरे हाथ से अपना मोबाइल खींच लिया। मुझे ये बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा और अपनी तो मैं महसूस हुई, लेकिन वो मोबाइल बंद करके अपने शेरवानी की जेब में डाल चुका था। मेरे चेहरे के अजीब अंदाज़ देखकर वो कहने लगा, सॉरी, लेकिन मैं कुछ चीज़ें कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता और उनमें मोबाइल फ़ोन भी है, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है। मुझे यकीन है तुम मेरी बीवी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करोगी। मैं क्या कहती। मैं चुप होकर रह गई और सर हिला दिया। मैं सोचने लगी शायद मर्द सिर्फ शादी से पहले तक ही मजबूत रहता है और बाद में शौहर ही बन जाता है। और खैर, जब हम घर पहुँचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी। मुझे मुंह दिखाए में रज़ा ने डायमंड का सेट गिफ्ट में दिया था, लेकिन मेरे सारे शिकवे और सारे गिले दूर हो गए थे। हमारी वो रात बहुत ही अच्छी गुजरी थी। मेरी शादी की पहली रात मेरे तसव्वुर से भी बढ़कर थी। उसने मुझे बहुत ही इज़्ज़त और प्यार दिया था। मैं सुबह फजर की अजान से पहले ही उठ गई थी। अभी मैं उठकर वॉशरूम जाने का सोच ही रही थी कि मैंने बैठ के दूसरी तरफ हलचल की आवाज़ सुनी। शायद रज़ा भी उठ गए थे। वो फ़ोन पर किसी से मैसेज पर बात कर रहे थे। फिर फ़ोन वहीं रख कर वो वॉशरूम चले गए। जैसे ही वो वॉशरूम गए, उसी वक्त फिर से मैसेज की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत ही परेशान हो गई। एकदम से मुझे अजीब हुआ कि मैं देखती हूँ कि ये सारी रात के इस पहर वो किससे बात कर रहे थे, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया कि रात की बात मुझे याद आ गई थी कि जब मैंने उसका मोबाइल लिया था कि उसने मुझसे छीन लिया। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब उसके मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। लेकिन उसी वक्त दोबारा से फिर एक और मैसेज आया। मैंने आखिर कुछ सोचकर उसका मोबाइल पकड़ ही लिया, क्योंकि मुझे बस यही जानना था कि उस वक्त किससे बात हो रही है। मोबाइल अनलॉक था क्योंकि वो बात करते करते वॉशरूम में चला गया था। मेरी नज़र नाम पर पड़ी तो फ़रहाद लिखा नज़र आया। फिर गैर इख्तियारी तौर पर मैं मैसेज भी पढ़ने लगी। जो मैं मैसेज पढ़ती जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकलती जा रही है। मुझे अपने कानों से धुआं सा निकलता हुआ महसूस होने लगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? मैं इतनी बड़ी हकीकत से अनजान कैसे रह गई? मुझे वो सब याद आने लगा कि कैसे मुझे शादी से रोकने की कोशिश की गई। अभी मैं ये सब याद कर ही रही थी कि बाथरूम की कुंडी खुलने की आवाज़ आई। मैं बहुत ही डर गई। मैंने मोबाइल वहीं पर रखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर को डोर लगा दी। इस वक्त मुझे अपने हुलिये की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मैं कैसी हालत में हूँ। मैंने लाल रंग की नाइटी पहनी हुई थी। ना मेरे ऊपर कोई दुपट्टा था और ना ही मेरे पैरों में जूते। मैं नंगे सिर और नंगे पैर घर के मेन गेट खोलकर बस बाहर भागती ही जा रही थी। उस वक्त बस मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती थी। उस वक्त अचानक ही मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। शायद रज़ा था, लेकिन वो दोबारा आवाज़ आई तो मैंने गौर किया कि ये किसी लड़की की आवाज़ थी। खौफ की एक पूरी लहर मेरे वजूद में दौड़ गई थी। ये कौन था जो मेरे पीछे आ गया था? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक लड़की थी, लगभग मेरी ही उम्र की। मुझे कहने लगी, जिस तरह से तुम भाग रही हो, लगता है तुम्हें अपने पति की सच्चाई मालूम हो गई है। क्या ही अच्छा होता अगर तुम पहले मेरी बात तो सुन लेती। मैंने तुम्हें तो 2 दिन बार वार्न करने की कोशिश की थी कि शादी मत करो, ये आदमी तुम्हारे लायक नहीं है।
लेकिन तुमने एक नहीं सुनी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही ली। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और कहा कि वो तुम थी जो मुझे पैगाम भेजती रहती थी। वो कहने लगी, हाँ मैं ही थी वो जो तुम्हें पैगाम भेजती थी। मैं किसी मजबूरी से तुम्हारे सामने आकर बात नहीं कर सकती थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसकी बात का क्या जवाब दूँ। मैं बिल्कुल चुप हुई रही थी। तो वो कहने लगी, तुम वापस जाओ, अभी भी इतनी देर नहीं हुई। किसी को मालूम नहीं हुआ होगा कि तुम घर से बाहर हो। मैंने उस लड़की को कहा कि तुम अजीब हो, पहले मुझसे शादी से मना करती हो और फिर अब जब कि मैं हकीकत जान चुकी हूँ तो अब मुझे वापस इस जहन्नुम में जाने को कह रही हो। मैं वापस हरगिज़ नहीं जाऊँगी। मैं बस यहाँ से भागकर अपने घर जाऊँगी। वहाँ मेरी हालत देखकर वो कहने लगी, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम यूँ अपने घर जाओगी तो तुम्हें रास्ते में कोई नहीं देखेगा? उसकी बात सुनकर एक लम्हे को मैं सुन रह गई। वो वाकई ठीक कह रही थी कि मैंने अब गौर किया था कि मैं किसी बेबाक खुलिये में बाहर आ गई हूँ। कोई भी मुझे देखता तो बेशर्म का ऐब लगाकर शायद अपनी आंखें बंद कर लेता। मैं रुहासी हो गई और मैं अपनी वापस नहीं जाना चाहती थी और इस हालत में मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। उसी वक्त मुझे दूर से आवाज़ आने लगी। वो रज़ा था जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। वो लड़की मेरे हाथ पकड़ कर कहने लगी, सुनो, वक्त बहुत कम है, तो जो मैं कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। मैं खुद तो तुमसे राबता करूँगी और हम मिल बैठकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अभी वापस जाओ, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं उसके कहे के मुताबिक रज़ा की नज़रों से बचते हुए चोरी चोरी घर चली गई और अपने कमरे में जाकर नहाकर दूसरे कपड़े बदल लिए। जब रज़ा वापस कमरे में आए तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी। वो मुझे देखकर एकदम से चौंक गए और मेरे सलाम फेरते ही मुझे कहने लगे, तुम कहाँ थी? मैं जब नहाकर बाहर निकला तो तुम तो कमरे में नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और बाहर मेन गेट का भी। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी एक रात की दुल्हन मुझे छोड़कर भाग गई है। कहाँ गई थी तुम और वापस कब आई? मैं उसकी बात सुनकर हैरान होने की अदाकारी करने लगी और कहा कि मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। आप ही वॉशरूम में थे और जब मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं दरवाज़ा खोलकर घर के मेन वॉशरूम में चली गई थी। जब कमरे में आई तो आप कमरे में थे ही नहीं। मुझे लगा कि शायद आप बाहर चले गए होंगे, इसलिए मैं भी नहाकर नमाज़ पढ़ने लगी। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गए और मैं उसके तासुरात से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगी कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है। उसे मेरी बात पर यकीन आया भी है कि नहीं। रज़ा से मेरी पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी। मैं अपनी दोस्त की शादी में शिरकत की अर्ज़ से दूसरे शहर में गई थी। रज़ा लड़के वालों की तरफ से बारात में शामिल था और वो इंतहाई हैंडसम और अच्छा लग रहा था कि पहली ही नज़र में मेरे दिल का भा गया था। शायद उसने भी मेरी दिलचस्पी महसूस कर ली थी। तभी उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जैसे मैंने फ़ौरन थाम लिया। मैं एक लेबर घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे घर वाले बहुत ही खुले दिमाग थे। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ ही पढ़ती थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि मेरे घर वाले एक लड़के को पसंद करने पर बुरा नहीं मानेंगे और मेरी शादी उससे करवा देंगे। लेकिन घर वालों से बात करने से पहले मैं उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थी ताकि उसको समझ सकूं और जान सकूं कि हम एक दूसरे के साथ चल भी सकते हैं या नहीं। रज़ा हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। उसने कभी मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा था और ना ही कोई गलत बात की थी। कई बार वो मुझे अपने घर ले जाकर अपने पापा से भी मिलवा चुका था, जो मुझे हर बार यही पूछते थे कि मैं बताऊं कि वो कब मेरा रिश्ता लेकर आए। 3 से 4 महीने तक रज़ा के साथ वक्त गुजार कर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। इससे पहले कि मैं घर में शादी की बात करती, मेरी मासी ने उम्र के लिए मेरा रिश्ता ले आई और मेरे माँ बाप हर लहजे से इस रिश्ते के हामी थे।
क्योंकि वे चाहते थे कि मैं उमर से शादी के लिए हाँ कर दूं। लेकिन अब तक वक्त आ गया था कि मैं अपने लिए स्टैंड लेती। मैंने उमर के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया और माँ बाबा को अपनी पसंद बता दी। मुझे तो यही उम्मीद थी कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन उसी वक्त मैं हैरान रह गई जब माँ ने मुझसे बहुत ही सख्ती इख्तियार कर ली। उन्होंने मुझे बुलाना छोड़ दिया क्योंकि मैंने उनकी बहन के बेटे को रिजेक्ट किया था और उस बात का उन्हें बहुत ही दुख हुआ था। कुछ दिन तो बाबा भी खामोश रहे थे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने मुझे बिला कहकर कहा कि मैं उस लड़के के साथ उन्हें मिलवाऊं जिसे मैं पसंद करती हूँ। मेरे बाबा हर लिहाज से एक आइडियल बाप थे। वो उन लोगों में से नहीं थे जो अपने बच्चे की खुशी का गला घोट देते हैं। जब बड़े भाई की शादी हुई थी तब भी बाबा ने उनसे पूछा था कि अगर वो चाहेंगे तो ये रिश्ता होगा, वरना वो चाहे तो चाहते हैं वो उनकी शादी कर देंगे। और अगर अब मेरी बारी उन्होंने एतराज़ नहीं उठाया था। मैंने उन्हें रज़ा से मिलवाया। वो लाहौर में रहता था। उससे मिले और उसके वालिदैन से मिले। इससे सब कुछ छानबीन की और फिर आकर रिश्ता तय कर दिया। लेकिन मेरी माँ का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी उसी जगह हो। लेकिन किसी न किसी तरह से बाबा ने उन्हें मना ही लिया। लेकिन इस बावजूद उन्होंने मेरे साथ बाज़ार जाने से साफ इनकार कर दिया कि वो मेरी शादी की शॉपिंग में हिस्सा नहीं ले सकेगी। मुझे जो करना है मैं खुद ही करूँगी। वो इस तकरीब में शरीक हो जाए तो मैं उसी को गिनीमत समझूँगी। और मैंने भी चुप साधा ली और जो जैसे चल रहा है वैसा ही चलने देती हूँ। माँ कब तक नाराज़ रहेगी? एक ना एक दिन तो माँ ही जाएगी ना। इसलिए मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग अपनी दोस्तों के साथ ही की थी। वहाँ मैंने तो यही सोचा था कि मैंने अपनी पसंद की शादी की है तो रज़ा हर लिहाज से एक आइडियल शौहर साबित होगा और हम अपनी ज़िंदगी आखिर तक बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारेंगे। इतने के लोगों के हमारे प्यार के मसले देंगे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शादी की पहली रात ही मुझे एक ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा कि मेरी हंसती तहसती ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना बड़ा राज जैसे जानकर मेरा एक लम्हे को भी इसके साथ रहने का दिल नहीं कर रहा था। ऊपर से कई ऐसे सवालात थे जिन्होंने मेरे दिमाग को उलझा कर रख दिया था। वो लड़की आखिर कौन थी? रज़ा को कैसे जानती थी? और इसने मुझे वापस घर क्यों भेज दिया था? मैं बस यही सब कुछ सोच रही थी और यही सब चीज़ें से डर रही थी कि मेरी किसी से बात पर रज़ा को शक ना हो जाए कि मैं उसके राज तक पहुंच गई हूँ। लेकिन शुक्र है ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। वो मुझसे नॉर्मल अंदाज में बात करता रहा। खाने के मेज़ पर वो हर चीज़ मेरे आगे रखता रहा कि मैं पेट भर कर खाऊँ और भूखी ना रहूँ। उसके चेहरा देखकर मैं बार बार यही सोच रही थी कि काश तुम इतने धोखेबाज ना होते। काश ये चेहरा वही होता जिससे मैंने मोहब्बत की थी। लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं था। जो कुछ भी मैं जान चुकी थी उसके बाद तो उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं बस यही लड़की का इंतज़ार कर रही थी कि वो किसी तरह मुझसे राबता करे। मैं उन्हीं सोचों में मगन थी कि अपना नाम सुनकर चौंक गई। रज़ा की माँ मुझे कह रही थी, बहू तुम कुछ ले क्यों नहीं रही हो? देखो मुझे तुम रज़ा की माँ नहीं बल्कि अपनी माँ ही समझो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं गरम गरम नाश्ते की ट्रे उसके चेहरे पर डाल दूँ और चीख कर कहूँ कि तुम मेरी माँ क्या बनोगी? तुम तो रज़ा की भी माँ नहीं हो। मुझे तुम दोनों की असलियत मालूम हो गई है। तुम दोनों रज़ा के माँ बाप नहीं हो। तुम सब लोग फ्रॉड हो। लेकिन मैंने ये सब अपने अंदर ही दबा लिया और कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर नाश्ता करने लगी। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती कि वो रज़ा के असली माँ बाप नहीं थे तो शायद फिर भी मैं बर्दाश्त कर लेती। लेकिन मामला इससे भी कई गुना बढ़कर था। नाश्ते के बाद मैं कमरे में आ गई और वो किसी काम से बाहर चला गया। आधे घंटे के बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ौरन से वो फ़ोन उठा लिया। फ़ोन पर वही लड़की थी। मैंने बेचैनी से कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी।
मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। कहने लगी, तुम कुछ नहीं करो, बस वलीमे की तैयारी करो, जो भी करना है वो मैं करूँगी। तुम्हारे वलीमे में सबके साथ साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा एक एक मिनट यहाँ पर गुजारना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। खैर मैं पार्लर चली गई और तैयार होकर रज़ा के साथ हॉल में पहुँच गई। मुझे भी यही इंतज़ार था कि देखूँ तो सही आखिर क्या धमाका होने वाला है। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, हाथ पाँव ठंडे हो जा रहे थे। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा क्योंकि जल्दी ही वो लड़की मुझे सामने से आती दिखाई थी और मैंने वाज़िह तौर पर महसूस किया कि उसे देखकर रज़ा के चेहरे के होश उड़ गए थे। वो लड़की ऊंची आवाज़ में सबको कहने लगी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। मेरा नाम फ़ाकिहा है, मैं इस फ्रॉड रज़ा की बीवी हूँ। मैं एकदम सन्नाटे में रह गई, बाकी सबको भी साफ सुन गया था। फ़ाहा कहने लगी, सिर्फ मैं ही इसकी बीवी नहीं, उसे धोखेबाज इंसान की और न जाने कितनी और शादियां कर रखी थी। ये माँ बाप भी इसके अपने नहीं हैं बल्कि किराए की है। और सबसे बड़ी बात कि रज़ा कोई बिजनेसमैन नहीं है बल्कि एक पेशा वाला इंसान है और स्मगलर है। ये लड़कियों को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाता है और फिर उनसे शादी करके उनका एतबार जीतता था और फिर उन्हें आगे बेच देता था। मेरे साथ भी उसने यही किया था, लेकिन मैं किसी तरह से उसके चंगल से फ़रार हो गई और यही फ़ैसला किया कि अब उसके मज़ीद किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह नहीं करने दूँगी। मैं काफ़ी अरसे से उसके पीछे थी और आखिरकार मुझे उसका पता मालूम हो गया और मैंने उसके ख़िलाफ़ सबूत ढूंढने पर लगी हुई थी। इसलिए अब तक मैं उसके सामने नहीं आई हूँ। मैं दिन रात उसकी जासूसी करती रही और सबूत इकट्ठे करती रही और मैं अब अकेली नहीं आई बल्कि मेरे साथ पुलिस भी आई है। उसने पीछे मुड़कर इशारा किया तो पुलिस को अंदर दाखिल होते देखकर रज़ा के रहम सहे भी आवाज़ उठने लगे थे। उसने एकदम से उठकर दौड़ना चाहा मगर मैंने टांग आगे करके उसे नीचे गिरा दिया। सुबह मैंने जो उसके मैसेज पढ़े थे उसमें यही बात थी कि उसका दोस्त उससे पूछ रहा था कि अपनी बीवी का मुझसे कब सौदा तय करोगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे किराए के माँ बाप को बहुत पैसे दे चुका हूँ, इसलिए जल्दी ही वो लड़की मेरे पास पहुँच जानी चाहिए। यही मैसेज पढ़कर मैंने सुबह फ़रार होने की कोशिश की थी, लेकिन फ़रहा के कहने पर दोबारा घर चली गई और अब सच सबके सामने था। पुलिस ने आगे बढ़कर उसे गिरफ़्तार कर लिया। मैंने फ़रहा का शुक्रिया अदा किया। मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत ही दुखी थे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन उसी वक्त उमर ने आगे बढ़कर कहा कि मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा और मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया। अभी भी मेरे प्यारों के दिल में मेरे लिए बहुत ही मोहब्बत मौजूद है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।